कि हमने ये देखा है कि 0.707 को हम कंसिडर करते हैं कट ऑफ के लिए, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात हमने की थी पिछले लेक्चर में। तो वो अगर हम उसको कन्वर्ट करें डेसिबल में, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है, तो उसकी वैल्यू आती है 3 dB। तो 3 dB मतलब डेसिबल, डीबी मीन्स डेसिमल। डेसिबल के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि 0.707 क्यों है, जो कि फिर ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। जो अभी तक हमने किया उसमें ये था कि लो और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कोई भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.707 पे हम कंसिडर करते हैं। तो इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं, तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन की थी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जब हम देख रहे थे टाइम डोमेन। लेफ्ट साइड पे हमने टाइम डोमेन की इक्वेशंस लिखी थी और राइट हैंड साइड पे हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन की इक्वेशंस लिखी थी। सेम आरसी सर्किट, आरसी सर्किट एक ही था, लेकिन उसी को हमने दो डोमेन्स में एनालाइज किया था। एक हम टाइम डोमेन की इक्वेशंस लिख के एनालाइज कर रहे थे और दूसरा हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख के इक्वेशंस उसको एनालाइज कर रहे थे। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने एस ऑपरेटर यूज किया था और कंसीडरिंग ओनली साइन वेव एज एन इनपुट। तो जब साइन वेव एज एन इनपुट हम कंसीडर कर रहे थे, तो हमने सिर्फ इमेजिनरी कंपोनेंट लिया था, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। तो उसमें हमने एक इक्वेशन देखी थी, आउटपुट वोल्टेज, वो जो ओके, वो आउटपुट वोल्टेज जो उस आरसी सर्किट की थी, तो वो हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी इक्वेशन देखी थी। आउटपुट वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करके हमने किया था। अब किसी ने मिस कर दिया तो वो उसमें पिछले लेक्चर में जाके देखें। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ड्यू टू द कैपेसिटर, क्योंकि ये जो इनपुट वोल्टेज थी वो डिवाइड हो रही थी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बीच में, और सो इट मींस ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, और हम आउटपुट ले रहे थे कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इसलिए ये वोल्टेज डिवाइडर रूल को हमने अप्लाई किया और हमने देखा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बिकॉज वी आर टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस कैपेसिटर, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द रेजिस्टेंस, बिकॉज दो ही कंपोनेंट थे, मल्टीप्लाई बाय द सप्लाई वोल्टेज इनपुट। ये इक्वेशन थी। इसी को हमने फिर और हमने सिंप्लीफाई किया था, तो हमने उसकी इक्वेशन रखी थी। अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई हमने कर दिया था उसको, तो ये था, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी ओ, अगर हम एस डोमेन की बात करें, इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके एक्सी की वैल्यू रखी थी कैपेसिटिव, क्योंकि ये हम उसमें इक्वेशन में रख चुके थे पहले। तो कंप्लीट डेरिवेशन पिछले लेक्चर में है, तो किसी का मिस हो गया तो वो देख सकता है। तो ये थी इक्वेशन हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय द इनपुट वोल्टेज। तो ये थी इक्वेशन फाइनल। तो हमने अब आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, और अगर हम ये अब मान के चलें, अज्यूमिंग, एक अजम्पशन है दैट XC is equal to R for maximum power transfer। तो हम जानते हैं पावर ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि दिस
थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट जो है मींस जो टोटल इक्विवेलेंट सर्किट है सर्किट का, सॉरी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंपीडेंस है पूरे सर्किट का, इट शुड बी इक्वल टू द लोड। तो यहाँ लोड क्या है, एक्सी। एक्सी के अक्रॉस हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं, तो इट मींस एक्सी कैन बी कंसिडर्ड एज अ लोड। तो आर कैन बी कंसिडर्ड एज अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपने वो किया है तो इसलिए मैं आपको उसी फॉर्मेट में ये समझा रहा हूँ। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस अब एक्सी है क्योंकि हम कैपेसिटर के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं आउटपुट, इसलिए ये लोड हुआ इक्वल टू द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। तो दोनों को जब हमने इक्वल कर दिया तो जब इक्वल करेंगे उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी इनपुट से लेके आउटपुट तक। तो हम उसी जो कंडीशन को अज्यूम कर रहे हैं। सो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, नाउ पुटिंग दिस XC is equal to both V out is equal to XC divided by XC plus XC, बिकॉज हमें कैपेसिटर के क्रॉस ही तो आउटपुट लेनी है, तो इसलिए वी आर पुटिंग R is equal to XC। सो नाउ इसको मल्टीप्लाई बाय VI। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें देन XC divided by XC square plus XC square into VI। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/√2। ये √2 आ जाएगा, ठीक है। XC बाहर चला गया, ये 1 + 1 2 रह गया, √2 हो गया मल्टीप्लाई बाय VA, ठीक है। तो इस केस में ये जो वैल्यू है 1/√2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.707 VA। सो अगर हम ये देखें V out is equal to 0.7 टाइम्स V in, ठीक है। इसको डीबी में जब कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। अब आ जाती है बात XC। ये XC is equal to 1/2π/c, ठीक है। तो ये हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज। तो ये जो हमने पीछे कट ऑफ वैल्यू देखी थी FL FH, लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो वैल्यूज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये वैल्यूज हम यूज करेंगे। सो यहाँ पर आ गया 0.707। इट मींस दैट 0.707 इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ये कंडीशन लेकर हम, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। फिर जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए एक कंडीशन एक फाइनल फिक्स कर दी, तो इट मींस कि हमने फिर फाइनली 0.707 का जो वैल्यू है उसी को फिक्स कर दिया, 0.707।
तो अब कोई भी वैल्यू है एफ एल, दैट इज द लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो कट ऑफ, क्योंकि एफ है तो फ्रीक्वेंसी हो, तो एफ एच हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारी की सारी 0.707 पे ही मेजर करेंगे हम, सारी की सारी वैल्यूज, कोई भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 0.707 एट 0.707 ऑफ मैग्नीट्यूड, कोई भी मैग्नीट्यूड है। तो सिंपल डेरिवेशन थी, कोई मुश्किल नहीं था कि हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर का हम पहले कर ही चुके थे जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन का इक्वेशन लिख रहे थे। उसी को बस हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई की, उसी के बेसिस पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। आगे हम देखते हैं डीबीस में कैसे करते हैं इसको। ओके, डीबी ये है, लॉग के ऊपर बात मुझे लगता है कि कुछ क्योंकि ये जो है लॉग 10, जैसे हमने ये किया था पावर गेन, मान लो पावर गेन है ए पी, एम्पलीफायर गेन फॉर पावर। सो वो हम क्या करते थे, P2/P1 और P आउट बाय P इन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका लॉग ले लें, लॉग P2/P1, तो लॉग का बेस हम 10 ही लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल्स एक्सपोनेंट्स में बात होती है। तो वो मैं बताता हूँ इसमें, जैसे हम जानते हैं A इज इक्वल टू बी एक्स, ए की वैल्यू अगर हम मान के चले 100 है, बी की वैल्यू कितनी है 10, एक्स की वैल्यू हम आराम से मान के देख सकते हैं क्या है, ये 100 है, 100 इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू आराम से हमें पता है कि 2 आएगी, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब अगर इसका लॉगरिथम लेते हैं, कंसीडरिंग लॉगरिथम, इसका लॉग लेना है इसी इक्वेशन का, इसको इक्वेशन 1 मान के चलो अभी। सो कंसीडरिंग एंड टेकिंग log of इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू log टू द बेस b वैल्यू a। ओके, x की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो अभी इसको यहाँ रखते हैं ऐसे क्वेश्चन मार्क। x इज इक्वल टू log b की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 100, तो बेस 10 ही इसमें लेंगे, क्योंकि हमारे जितनी भी वैल्यूज हैं 10 टू द पावर हैं इसमें,
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आपके आपके कोर्स जो आपका सिलेबस है, ये वाला जो सब्जेक्ट है। तो अब बेस 10 है, तो कई बार नहीं भी लिखा हो बेस 10, तो मान के चलो फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड सिमुलेशन द लॉग बेस विल बी 10। तो अब log 100 कितना हो गया टू द बेस 10, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 से 100 तक हम पहुंचे, 10 से 100 तक पहुंचे तो मल्टीप्लाई बाय 10 था, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू तो हमें बाद में देखनी है, ए की वैल्यू इज 100, बी की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो पहले 10 थी फिर 100 कर दी हमने। तो वी हैव गॉन फ्रॉम 10 to 100 by just multiplying it by 10। हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 100 आएगा। लेकिन लॉग में हम क्या करेंगे, लॉग में मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करना है, लॉग में सीधा उसकी वैल्यू 2 दे देनी है। और अगर मल्टीप्लाई बाय अगेन 10 हो, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसकी वैल्यू आ गई लीनियरली 1000। लेकिन लॉगरिथमिक स्केल में क्या आएगी, दैट विल बी 10 to the power 3 मीन्स 3। उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 को बार बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो जितनी बार भी हमने मल्टीप्लाई किया उतनी ही वैल्यू लॉगरिथमिक स्केल में आ जाती है। उधर हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं लीनियर स्केल में, 10,000 के लिए फिर मल्टीप्लाई अगेन 10 होगा, एंड वी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। तो लॉगरिथमिक स्केल में क्या है कि जितना भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, 3 है या 4 है, बस वही वैल्यू इसमें हमने रखनी है। सो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो स्केल, जो लॉगरिथमिक स्केल है वो कंप्रेस हो जाता है। इट मीन्स, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूं, मीन्स अ चेंज, इसी के हिसाब से मैं अगर करूं, बाय अ फैक्टर 10, ये जो एग्जांपल है, फ्रॉम एग्जांपल, फ्रॉम दिस एग्जांपल, so a change by a factor of 10 on a linear scale, जिस लीनियर स्केल वही है जैसे वो उसमें ग्राफ नहीं बनाए उसके, डायोड रेक्टिफायर और डायोड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस जो ग्राफ पेपर था वो लीनियर स्केल का था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 10, तो पहला बॉक्स हम 10 रखते हैं, दूसरा 20 रखना पड़ेगा, फिर 30 रखना पड़ेगा, 40 चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये है, will give a change by factor 2 on logarithmic scale। स्केल मीन्स कितना उसका एक्सपोनेंट है, कितना उसकी एक्सपोनेंशियल पावर है, बस। तो
इसका मतलब जो 10 का फैक्टर हम उसमें यूज करते थे लीनियर स्केल में, इसमें सिर्फ 2 का फैक्टर। तो इसका मतलब कि भाई कम स्पेस में हमें ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। वो 10 टाइम्स स्पेस चाहिए थी, ये सिर्फ डबल 2 टाइम्स स्पेस चाहिए, बस ये मतलब है इसका। सो ऑन लॉग स्केल the space required is 2 times, while on linear scale the space required is 10 times for the same graph। ऐसे ही वहां अगर 100 टाइम्स हो जाएगी तो ये एक्सपोनेंशियल पावर होगी 3। सो 100 टाइम्स का जो लीनियर स्केल का जो फैक्टर है या शिफ्ट है या चेंज है, वो 3 टाइम्स इसमें होगा। तो इट मींस द स्पेस इज शॉर्टन। जो 100 हिस्से, जो 100 बॉक्सेस चाहिए थे ग्राफ पेपर में लीनियर वाले में, इसमें सिर्फ 3 बॉक्सेस में ही वो चेंज हो रहा है। तो ये लॉगरिथमिक स्केल का ये फायदा है, ये समझाने के लिए बस मैंने ये लिखा। तो इसका ये फायदा है कि कंप्रेस हो जाता है स्पेस जो है काफी, कितना ही ज्यादा। जैसे बढ़ते जाएंगे लीनियर स्केल में, अब तो 100 है, फिर 1000, 10,000, 10⁶, तो वो कितना ही है, वो हो ही नहीं सकता कभी। तो इसमें सिर्फ जो एक्सपोनेंशियल की जो वो पावर है, उसी उसका जो वो चेंज है उतना ही होना है। तो इससे इजीली आप अंदाजा लगा सकते हैं, चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 10 ऑन लीनियर स्केल विल गिव अ चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 ओनली ऑन लॉगरिथमिक स्केल। तो इट मींस कि वहां मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ ऐड करते जाएंगे। तो ये 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 6 भी कर लेते हैं, तो ये होगा 10⁶। ये 6 तरह 6 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया लीनियर स्केल। लॉगरिथमिक स्केल में क्या होगा कि कितनी बार आपने 10 को मल्टीप्लाई किया, वो होगा 6, ओनली 6। तो यहाँ पर हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो उसका जो